हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ट्रायल कोर्ट द्वारा जब किसी आरोपी को किसी क्रिमिनल केस में गिल्टी होल्ड किया जाता है, यानी कि उसको दोषी करार दिया जाता है, तो तब उसके बाद क्वेंटम ऑफ सेंटेंस यानी कि सज़ा कितनी होनी चाहिए उस पर बहस होती है। और उसमें एग्रेवेटिंग फैक्टर्स और मिटिगेटिंग फैक्टर्स इन दोनों को कंसिडर किया जाता है। तो उसके बाद जो है क्वेंटम ऑफ सेंटेंस उसकी जो है मुकर्रर की जाती है। तो दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एग्रेवेटिंग फैक्टर्स और जो मिटिगेटिंग फैक्टर्स हैं, यानी कि एग्रेवेटिंग सर्कमस्टेंसेस और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस, इसमें अगर हम एग्रेवेटिंग सर्कमस्टेंसेस को कहें कि जो है क्राइम का टेस्ट, क्राइम कैसे किया गया, क्या कितनी जो है निर्ममता से किया गया, क्या सिचुएशन थी, और फिर मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस जो क्रिमिनल का टेस्ट होता है कि उसके पक्ष में क्या चीज़ जा सकती है। तो दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केसेस में ये एग्रेवेटिंग फैक्टर्स और मिटिगेटिंग फैक्टर जो है ये ले डाउन किए थे। ख़ास तौर पे जो बचन सिंह और माछी सिंह का केस था, उसमें इनको जो है ले डाउन किया गया। और उसके बाद अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में वीरेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में इनको रिट्रेट किया है कि मिटिगेटिंग फैक्टर्स और एग्रेवेटिंग फैक्टर्स किसी क्राइम के क्या होने चाहिए, और उसके बाद ही जो है सज़ा की अवधि मुकर्रर होनी चाहिए कोर्ट्स के द्वारा। तो दोस्तों, मैं जो है आज बात करूंगा मिटिगेटिंग फैक्टर्स की, यानी कि जो आरोपी के जो पक्ष में चीज़ें जाती हैं वो क्या हो सकती हैं। ये 7 पॉइंट्स हैं जो मैं वन बाई वन करके आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलते रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस, और इनको हम क्रिमिनल टेस्ट भी कहते हैं, यानी कि आपराधिक परीक्षण जो है किसी केस का वो क्या है। नंबर 1 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया है कि द मैनर एंड सर्कमस्टेंसेस इन एंड अंडर विच द ऑफेंस वाज कमिटेड, की सज़ा करने से पहले, सज़ा मुकर्रर करने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि किस तरीके से ऑफेंस किया गया और उस समय में क्या हालात थे आरोपी के सामने जब ये ऑफेंस किया गया। फॉर एग्जांपल, एक्सट्रीम मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस, कि क्या जो है आरोपी अपराध करते वक्त किसी जो है एक्सट्रीम मानसिक या इमोशनल डिस्टर्बेंस से गुजर रहा था उस वक्त जब अपराध हुआ, और एक्सट्रीम प्रोवोकेशन या उसको बहुत ही हाई लेवल पर उकसाया गया। इन कॉन्ट्रा डिस्टिंक्शन टू ऑल दोज सिचुएशंस इन नॉर्मल कोर्स, यानी कि नॉर्मल कोर्स से हटकर अगर ऐसी कोई प्रोवोकेटिव और या जो है एक्सट्रीम मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस के बीच में कोई अपराध किया गया है, तो ये चीज़ माननीय कोर्ट के द्वारा, ट्रायल कोर्ट के द्वारा सज़ा सुनाने से केस से पहले जो है इसको कंसीडर करना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट इसमें है एज ऑफ अक्यूज्ड, कि आरोपी की उम्र क्या है, क्या थी जब वो अपराध किया। हालांकि ये एक रेलेवेंट कंसिडरेशन है कि आप आरोपी की उम्र क्या थी, लेकिन बट नॉट ए डिटर्मिनेटिव फैक्टर बाय इटसेल्फ। लेकिन खाली उम्र के जो है उम्र को देखकर इसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता कि ये अपराधी है या नहीं है, और तो लेकिन एक रेलेवेंट कंसिडरेशन ये ज़रूर है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, द चांसेस ऑफ अक्यूज्ड ऑफ नॉट इंडल्जिंग इन कमीशन ऑफ द क्राइम अगेन, यानी कि अगर आरोपी को कम सज़ा दी जाती है या आरोपी को बरी किया जाता है
तो क्या वो बाहर निकल कर, क्या वो बरी होकर दोबारा क्राइम करेगा, इसके कितने संभावना है, कितना इसका जो है गुंजाइश है, ये देखना बहुत ज़रूरी है जब सज़ा सुनाई जाए। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्यूज्ड बीइंग रिफॉर्म्ड एंड रिहैबिलिटेटेड, और कितनी संभावना है कि आरोपी को रिफॉर्म किया जाए, सुधारा जाए, या रिहैबिलिटेट किया जाए, यानी उसकी पुनर्स्थापना की जाए। ये प्रोबेबिलिटी भी देखना जो है ये ज़रूरी है सज़ा सुनाने से पहले। द कंडीशन ऑफ द अक्यूज्ड शोज़ दैट ही वाज मेंटली डिफेक्टिव, यानी कि जब अपराध किया गया ये देखना ज़रूरी है कि क्या उसकी जो है उसमें कोई मानसिक रोग था, उस वक्त क्या वो मेंटली डिफेक्टिव था। एंड द डिफेक्ट इम्पेयर्ड हिज कैपेसिटी टू एप्रिशिएट द सर्कमस्टेंसेस, और ये मानसिक रोग इतना था कि वो ये समझ नहीं पाया कि जो है ये हालात, जिन हालातों में उसने जो है क्राइम किया, उसका क्रिमिनल कंडक्ट जो है चेंज हो गया मानसिक रोग की वजह से। तो ये चीज़ भी कंसिडर करना ज़रूरी है जब भी आरोपी को क्वांटम ऑफ सेंटेंस सुनाई जाए। इसमें दोस्तों पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट है, द सर्कमस्टेंसेस विच इन नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ वुड रेंडर सच ए बिहेवियर पॉसिबल एंड कुड हैव द इफ़ेक्ट ऑफ गिविंग राइज टू मेंटल इम्बैलेंस की, यानी कि कोई ऐसा बिहेवियर किया गया आरोपी के ख़िलाफ़ और जिससे उसका जो है मेंटल बैलेंस बिगड़ गया, और वो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, नॉर्मल हालात से बढ़ के जो है उसने टैश में आके या हैरेसमेंट झेलने के बाद, कंटिन्यूस हैरेसमेंट अगर उसने झेल ली है और ये चीज़ें अगर कंट्रीब्यूट कर रही हैं उसके क्राइम करने को, तो ये चीज़ भी कंसीडर करना उसमें ज़रूरी है। एंड दैट इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस द अक्यूज्ड बिलीव्ड दैट ही वाज मॉरली जस्टिफाइड इन कमिटिंग द ऑफेंस, यानी कि सिचुएशन उसके खिलाफ इतनी ख़राब हो चुकी थी कि हैरेसमेंट कंटिन्यूस झेल रहा था आरोपी, और जो है उसके प्रति बिहेवियर लोगों का बहुत ही एक्सट्रीम जा चुका था। तो ऐसे में उसने जो है अगर अपराध किया है तो ये समझ कर किया है कि वो जो है मॉरली जस्टिफाइड है ये अपराध करने में। तो ये कंपोनेंट भी सज़ा सुनाते वक्त कोर्ट्स को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। और दोस्तों छठा पॉइंट इसमें है कि व्हेन द कोर्ट अपॉन प्रॉपर एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस इज़ ऑफ द व्यू दैट द क्राइम वाज नॉट कमिटेड इन ए प्री ऑर्डेन्ड मैनर, जब कोर्ट को ये विश्वास हो जाए पूरे फैक्ट्स को, पूरे एविडेंस को देख के कि ये जो क्राइम किया गया है ये प्री ऑर्डेन्ड नहीं है, यानी कि पहले से प्लान नहीं किया गया है, बल्कि ये जो है एक सडन जो है आउटबर्स्ट है और सडन उसमें किया गया है। तो ये चीज़ भी जो है ट्रायल कोर्ट्स को देखनी चाहिए, ख़ास तौर पे जो गंभीर अपराध हैं जैसे 302 है, मर्डर का है, 376 है, या रॉबरी है, डकैती है, किडनैपिंग है, रेप है, ऐसी जितनी भी संगीन धाराएं हैं आईपीसी की, तो वहाँ ये फैक्टर ज़रूरी है कि ये देखा जाए कि क्या ये सडन अपराध हुआ है और या ये जो है प्री ऑर्डेन्ड मैनर में किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें सातवां और लास्ट पॉइंट है कि where it is absolutely unsafe to rely upon the testimony of a sole eyewitness though the prosecution has brought home the guilt of the accused, यानी कि अगर मान लो किसी केस में प्रोसिक्यूशन का सिर्फ एक ही आई विटनेस है तो क्या उसकी टेस्टिमनी पे रिलाई करना सेफ़ रहेगा? क्या ये अनसेफ नहीं है कि एक ही जो गवाह है उसकी टेस्टिमनी पे जो है रिलाई किया जाए? हालांकि ये जो है प्रोसिक्यूशन अगर अपना केस प्रूव भी कर दे, यानी कि अक्यूज़ का गिल्ट प्रूव कर दे, तब भी ये देखना महत्वपूर्ण है
कि क्या ये जो केस है सिर्फ एक आदमी के, एक चश्मदीद गवाह के बयानों पर टिका हुआ है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कोर्ट्स को देखना चाहिए सज़ा सुनाते हुए। तो दोस्तों ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण जो है प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए हैं, ख़ास तौर पे जहाँ पर डेथ सेंटेंस देने की बात होती है 302 में, या दूसरे जो है संगीन क्राइम है वहाँ पर, जहाँ जो है जो अक्यूज़ड है, दोषी है, उसको मैक्सिमम सज़ा का जहाँ पर प्रावधान हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब